नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला सुना दिया है। वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर पूजा कराने के लिए इंतजाम करने को कहा गया है। जैसे ही प्रशासन ये कर लेगा वैसे ही पूजा शुरू हो जाएगी। मस्जिद परिसर में पूजा करने की विधि विधान पर जैन ने अपनी टिप्पणी में कहा, पाला बदलकर एनडीए में जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने इस गठबंधन के लिए दूसरा नाम दिया था, लेकिन फिर भी इंडिया नाम रख दिया गया। उन्होंने कहा, हमने कितनी कोशिशें की, उन्होंने आज तक एक भी काम नहीं किया। आज तक ये भी तय नहीं किया कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। हम तो फिर छोड़ दिए और छोड़कर फिर हम उनके साथ आ गए जिनके साथ पहले से थे। अब सब दिन हम इधर ही रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि वो बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं और आगे भी लगे रहेंगे। नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि क्या राहुल गांधी बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण का श्रेय ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा, जातिगत सर्वेक्षण कब हुआ, क्या आप भूल गए हैं? मैंने ये 9 पार्टियों की मौजूदगी में किया। 2019-2020 में मैंने सभा से लेकर विधानसभा तक हर जगह जातिगत सर्वेक्षण की बात की। अब ये लोग झूठा क्रेडिट लेते रहे हैं। छोड़िए इस बात को, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो उन्होंने 17 महीने में कर दिखाया वो आपने 17 साल में नहीं किया, इस पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कहा, फालतू बात बोलता है वो, आप तो बच्चे थे ना उस समय। पूछिए उन लोगों से 2005 से पहले क्या स्थिति थी। कोई घर से बाहर निकलता था जी? वो नौकरी दिया है, हम सबको नौकरी दे रहे थे। हमने कितनी नौकरी दी है, हमने इतना काम किया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश को लेकर कहा है, मैं अभी भी कह सकता हूं ये अपनी इच्छा से लिया गया फैसला नहीं है। कुछ नेतानुमा मंत्री और कुछ अधिकारियों ने ना जाने क्या पोल पट्टी पढ़ाई, कौन किसके रडार पर है ये दिखाया, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान बिहार का हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने काम करके लंबी लकीर खींचती है, इसलिए वो तल्खी नहीं दिखा रहे हैं। मंगलवार को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के नतीजों को लेकर अब प्रियंका गांधी ने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला गया है वो पूरे देश के सामने है। देश की जनता देख रही है कि एक नगर निगम तक की व्यवस्था में भी विपक्ष और जनता की आवाज को खुलेआम दबाया जा रहा है। अगर स्थानीय निकायों में वो इस हद तक जा सकते हैं तो राज्य और केंद्रीय चुनावों में जनता भरोसा कैसे करे? जनता में भारी पैमाने पर संदेह व्याप्त हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, ये कल्पना से परे है। विपक्षी दलों ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजों को लेकर भाजपा पर हमला किया है और आशंका व्यक्त की है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा के इशारे पर चुनावी मशीनरी के बेशर्मी से दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का विश्वास और कम हो जाएगा। जैसा कि मैंने कल कहा, 2024 हमारे लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। अगर हम इसे भाजपा से बचाने के लिए एकजुट नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में 25% वोटों को अवैध घोषित कर सकती है तो वो राष्ट्रीय चुनावों में क्या करेंगे? अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव हार जाती है तो ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरह कुर्सी से चिपके रहेंगे, फिर चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अधिकारी मतों में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया। आपने कहा कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह बीजेपी का कर्मठ नेता है। अनिल मसीह ने बीजेपी के प्रति वफादारी निभाते हुए कैमरे के सामने बेईमानी कर बीजेपी को मेयर चुनाव जिताया है। अनिल मसीह और बीजेपी ने देशद्रोह किया है, जनता के साथ गद्दारी की है। इन्हें तुरंत धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी मतों से कथित छेड़छाड़ का वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है, ये भाजपाई भ्रष्टाचार का सरेआम सबूत है। इसमें चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बिना बहुमत के भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपाई पीठासीन अधिकारी मतपत्रों को अवैध बनाने के लिए पेन चलाकर उन्हें अवैध बना रहा है। चुनाव आयोग और अदालत को स्वतः संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए और क्या सबूत चाहिए? इसे देखकर भाजपा के समर्थक भी शर्मिंदा हैं। इसे देखकर भी अगर देश का कोई भी समझदार या पढ़ा लिखा मतदाता भाजपा को वोट देने की सोचेगा तो वो अपने को धोखा देगा। समर्थन करने का मतलब न खुद को ठगना होता है, न सब जानते समझते हुए खुद को लुटने देना होता है।
अखिलेश ने कहा कि जनता से अपील है कि वो एकजुट होकर भाजपा को करारा जवाब दे, नहीं तो ना उनका ना उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से कोई रोक पाएगा। देशभक्ति दिखाइए, भाजपा को हटाइए। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा था कि सांसदों को संसद में हुड़दंग नहीं मचाना चाहिए। बजट सत्र की शुरुआत बुधवार से हुई है। इस दौरान जब खड़गे संसद परिसर में पहुंचे तो मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा, बहुत ही डिसिप्लिन आदमी हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, संविधान फॉलो करते हैं, उनकी सलाह माननी चाहिए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और उनकी बेटी सुरन्या अय्यर को जंगपुरा में घर खाली करने का नोटिस आरडब्ल्यू से मिला है। आरडब्ल्यू ने उन पर आरोप लगाया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर सुरन्या अय्यर की सोशल मीडिया पोस्ट से यहां के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची है। आरडब्ल्यू द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो शांति भंग कर सकते हैं या अन्य निवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। नोटिस में कहा गया है कि हम यहाँ रहने वालों के ऐसे शब्दों की तारीफ नहीं कर सकते हैं जो कॉलोनी में शांति भंग कर सकते हैं या बाकी निवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार दोपहर रांची पहुंचे। 36 घंटों से वो कहां थे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ईडी की तमाम कोशिशों के बाद भी वो सीएम को पूछताछ के लिए खोज नहीं सकी थी। बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे और उनसे ईडी की एक टीम कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में पूछताछ करेगी। लेकिन इससे पहले मंगलवार की देर रात उन्होंने अपने विधायकों के साथ बैठक की। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने आदेश दिया कि गैर हिंदुओं को पलानी मुरुगन मंदिर के ध्वज स्तंभ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। पलानी के सेंथिल कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि मंदिर के बाहर पहले एक नोटिस बोर्ड लगा था जिसमें गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन वर्तमान अधिकारी ने इसे हटा दिया है। उन्होंने याचिका दायर कर आदेश को बहाल करने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके बाद जस्टिस एस श्रीमती ने इस याचिका पर सुनवाई की और मंदिर परिसर के भीतर गैर हिंदुओं और हिंदू मान्यताओं का पालन नहीं करने वालों के प्रवेश पर प्रतिबंध को मजबूत करते हुए बैनर लगाने का आदेश दिया। ये प्रतिबंध केवल ध्वज स्तंभ तक ही लागू है। गैर हिंदू इस ध्वज स्तंभ तक आकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं जा सकते हैं और अगर उन्होंने प्रवेश करना है तो उन्हें पहले हिंदू धर्म की मान्यताओं को स्वीकार करना होगा। जज एस श्रीमती ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इसी तरह अन्य धर्मों के लोगों को भी अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है। धर्म के रीति रिवाजों और प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट या पर्यटक स्थल नहीं है। अन्य धर्म के लोगों को मंदिर के आर्किटेक्चर को देखने और समझने की सहूलियत होगी, लेकिन कोडिमारम से जाने की जरूरत नहीं। पहलवान साक्षी मलिक ने निलंबित भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह पर अपनी मनमर्जी से चैंपियनशिप कराने और गैरकानूनी तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बांटने के आरोप लगाए। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत सरकार ने ब्रजभूषण के साथ ही संजय सिंह की गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया था। इसके बावजूद संजय सिंह अपनी मनमर्जी चला नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप करवा रहा है और खिलाड़ियों को फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहा है, जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित किए जाने हैं, लेकिन उससे पहले ही कुश्ती पर अपना दबदबा साबित करने के लिए संजय सिंह गैर कानूनी तरीके से अलग नेशनल चैंपियनशिप के सर्टिफिकेट दस्तखत बांट रहा है। उन्होंने कहा कि संस्था का सस्पेंडेड आदमी कैसे संस्था के पैसे का दुरुपयोग कर सकता है। कल जब खिलाड़ी इन सर्टिफिकेट को लेकर नौकरी मांगने जाएंगे तो कार्रवाई गरीब खिलाड़ियों पर होगी, जबकि खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है। कार्रवाई तो ऐसा फ्रॉड करने वाले संजय सिंह पर अभी से होनी चाहिए, जिसकी गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के बावजूद ये सब फर्जीवाड़ा कर रहा है। मैं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से अपील करती हूं कि आप इस मसले को देखें और खिलाड़ियों का भविष्य खराब होने से बचाएं। मणिपुर में फिर हिंसा हुई है और इस कारण कुकी जोमी बहुल कांगपोकपी जिले की सीमा के करीब भारी गोलीबारी के बीच मैतेई समुदाय के कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गोलीबारी मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू हुई और कई घंटों तक चली। इस बीच कुकी जोमी समुदाय के 10 विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मैतेई कट्टरपंथी समूह राज्य में हालात को खराब कर रहे हैं। हाल ही में इन लोगों ने एक बैठक की थी जो बताता है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि चीन भारत के पड़ोसियों को प्रभावित करेगा, लेकिन
भारत को ऐसी प्रतिस्पर्धी राजनीति से डरना नहीं चाहिए। मंत्री एस जयशंकर ने चीन मालदीव से भारत के रिश्ते और लाल सागर में हमास इजरायल युद्ध के कारण पैदा हुई स्थितियों पर बात की। मालदीव के बारे में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हर पड़ोसियों के बीच दिक्कतें आती हैं, लेकिन आखिरकार पड़ोसियों को पड़ोसियों की ज़रूरत होती है। उन्होंने माना कि इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को लेकर प्रतिद्वंद्विता बढ़ी है, लेकिन इससे भारतीय कूटनीति का फेल होना बताना गलत है। मालदीव में विपक्ष ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू से अपनी टिप्पणियों के लिए भारत से माफ़ी मांगने को कहा है। जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने कहा कि मुइज़्ज़ू को 2 सप्ताह पहले चीन की अपनी राजकीय यात्रा के समापन के बाद भारत पर किए गए अपने मौखिक हमलों के लिए औपचारिक रूप से भारत और प्रधानमंत्री मोदी से माफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई है। एक दिन पहले ही इमरान खान को साइफर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद बुशरा बीबी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें, साल 2022 में इमरान खान को विपक्षी दलों ने अपदस्थ करके पीएम पद से हटा दिया था। वो पहले से ही भ्रष्टाचार से जुड़े केस में दोषी पाए जाने को लेकर 3 साल की जेल में सजा काट रहे हैं। मंगलवार को इमरान खान को देश की खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में सजा हुई थी। वहीं आज उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 14 साल की सजा हुई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।